फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीकल्स जो हैं वो कंप्लीट किया था और व्हीकल्स के बाद हम लोगों ने कुछ एडिड सब्सटेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो उन्हीं एडिड सब्सटेंसेस के अंदर आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं जनरली जहाँ तक पारेंटल्स की बात है तो जनरली जो यूएसपी रेगुलेशंस कहती हैं वो ये कहती हैं कि आप यूनिट डोज कंटेनर जो है वो ज़्यादा यूनिट डोज डोजेज फॉर्म जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। मल्टी डोज जो वाइल्स हैं या मल्टी डोज जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आमतौर पे मना किया जाता है कि वो प्रोड्यूस ना किए जाएँ या बहुत अच्छा ज़रूरत गलत बात है। इसलिए जब यूनिट डोज कंटेनर हम लोग बनाते हैं इसका यूनिट डोज वाइल्स बनाते हैं, यूनिट डोज इम्प्यूज बनाते हैं तो आमतौर पर क्योंकि वन टाइम यूज़ होती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए जाते। अब प्रिजर्वेटिव ऐड क्यों नहीं किए जाते हैं या उसका करने से क्या नुकसान होता है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिजर्वेटिव इटसेल्फ जो है वो क्योंकि सेल को ख़राब करता है, बैक्टीरियल सेल हो या कोई और पैथोजन हो तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो साथ ही साथ अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो चला जाएगा तो बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है एंटी बैक्टीरियल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट का ऐड करना। बट क्योंकि कुछ हमें मल्टी डोज कंटेनर्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं तो उसके अंदर पे यूएसपी रिकमेंड करती है कि ठीक है जी अगर आप मल्टी डोज वाइल्स बना रहे हैं तो उस केस में आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। कॉमनली जो प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं उसके अंदर हमारे पास फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है और थिमेरासोल है जो कि 0.01% में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेंजोथोरियम क्लोराइड और बेंजोफोलियम क्लोराइड ये दो भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये 0.01% क्वान्टिटी में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिनाइल फिनोल एंड कैरिसोल ये भी हम लोग यूज़ करते हैं 0.5% में और क्लोरोब्यूटानॉल जो है 0.5% में इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर उसमें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है और 0.002% जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये 0.002% इसके अलावा जो मिथाइल हाइड्रोक्सी पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट है ये 0.18% हम लोग यूज़ करते हैं और इसको आमतौर पे हम लोग कंबाइन करते हैं विद प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट। ये पैराबीन्स होती हैं आपकी बेसिकली, ठीक है। वो 0.02% जो है वो हम लोग इन दोनों को 0.18% जो है वो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएटा मिथाइल और 0.02% जो है वो प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएटा इसको कम्बिनेशन में हम लोग जो बेंजाइल अल्कोहल है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये आमतौर पे 2% जो है इसको हम लोग यूज़ किए जाते हैं और ये भी फ्रीक्वेंटली यूज़ एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है जी। सो दीज आर दी सम ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स, फिनोल्स ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हैं पैरेंटल प्रेपरेशंस के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स एंड फिनोल ये मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं पैरेंटल प्रेपरेशंस के अंदर। जितने भी आपको मैंने बताया वो तमाम यूज़ होते हैं लेकिन ये चंद ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज़ करते हैं। मर्क्यूराइड्स हैं, इसके अलावा ये पहले इनको मर्क्यूराइड्स को जितने मर्क्यूराइल्स थे इनको पहले जो मर्क्यूरी सॉल्ट के साथ जो प्रिजर्वेटिव्स हैं पहले इनको यूज़ किया जाता था लेकिन रिसेंटली इनकी टॉक्सिसिटी की मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी की वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता। ऑलिजिनस प्रेपरेशंस अगर हैं तो उसके अंदर कॉमनली एंटी माइक्रोबियल एजेंट को यूज़ नहीं किया जाता। हेक्साइल रिसोर्सिनोल, फिनाइल मर्क्यूरिक बेंजोएट इनको भी यूज़ करते हैं। ये मॉडरेटली बैक्टीरियोसाइडल है। इसमें जो हेक्साइल रिसोर्सिनोल है ये 0.5% की क्वांटिटी में यूज़ होता है, वेराज जो फिनाइल मर्क्यूरिक बेंजोएट है ये 0.1% की क्वांटिटी में यूज़ होता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव शुड बी स्टडीड विद द फार्मूला, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोगों ने प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है ज़रूरी ये है कि उसको आप लोग चेक कर लें कि वो आपका जो फॉर्मूलेशन है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इसके अलावा ये तो हो सकता है कि जो प्रिजर्वेटिव आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो प्रिजर्वेटिव है तो वर्किंग में तो बहुत अच्छा है लेकिन आपकी प्रेपरेशन के अंदर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि वो और आपकी प्रेपरेशन को अगर वो ख़राब करता है या उसकी शेल्फ लाइफ तक पूरा उसके अंदर काम नहीं करता है या किसी वजह से कोई इंट्रैक्शन शो करता है तो वो भी ठीक नहीं होगा। बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज पॉलीसॉर्बेट 80। अगर आपकी प्रेपरेशन में आपने पॉलीसॉर्बेट 80 को यूज़ किया है एज अ सर्फेक्टेंट
और दूसरी तरफ आप जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आम तौर पे उसके साथ जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और जो पॉलीसॉर्बेट है ये आपस में मिल के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो इनएक्टिवेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से जो आपका प्रिजर्वेटिव होगा वो अपना इफेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट बाय सल्फाइड रेजिड्यू इन दी रबर क्लोयर। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता है कि वायल के ऊपर जो क्लोयर होता है वो रबर क्लोयर होता है, ये हम लोग पहले पैकेजिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उस रबर के अंदर सल्फर सल्फाइड ग्रुप भी होता है, सल्फाइड भी होता है। अब जो सल्फाइड रबर के अंदर होता है ये आम तौर पे अगर आप ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की कैटेगरी है या फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट ही है, तो उसकी रिडक्शन करवा देगा ये सल्फाइड, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे आपने वायल में ऊपर रबर स्टॉपर लगाना हो वहाँ पे फिर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या इसका कोई मिलता जुलता प्रिजर्वेटिव आप यूज़ नहीं करेंगे। प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स ड्यू टू लार्ज कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ आर प्रिपेयर्ड टू बी यूज इन मल्टीपल फॉर्मुलेशंस। इंसुलिन है, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स हैं, वैक्सीन्स हैं। ये क्योंकि महंगी प्रेपरेशंस हैं, पहले क्वेश्चन भी एक दफ़ा आया था कि जी मल्टी डोज इंसुलिन अवेलेबल होती ही नहीं होती। बेटा मैंने भी आपको बताया था कि अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन आम तौर पे कोशिश ये की जाती है कि यूनिट डोज में महंगी आती है इसकी, और यहाँ पे अवेलेबल भी कम है, मल्टीपल डोज भी अवेलेबल होती है। तो ये आपका आंसर आगे के जो प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स हैं इंजेक्टेबल की फॉर्म में, इनको हम लोग बिल्कुल बनाते हैं मल्टीपल डोज में। रीज़न ये होता है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो उस केस के अंदर आर प्रेफर टू बी यूज इन मल्टीपल फार्मुलेशन बट सर्टन एजेंट्स आर रिएक्टिव विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इसमें आमतौर पे जो एग्जांपल्स है उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, सारग्रामोस्टिन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं। ये जितनी भी प्रेपरेशंस हैं ये मल्टीपल डोज के अंदर आती हैं, लेकिन अगर इन प्रेपरेशन में से कोई ऐसी प्रेपरेशन होगी जो रिएक्टिव होगी विद द फार्मुलेशन या विद द प्रिजर्वेटिव, तो फिर उसको यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर भी बनाया जाएगा। सिंगल डोज कंटेनर डोंट हैव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ICH CPMP गाइडलाइंस जो हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन है ICH। CPMP जो है वो कमेटी फॉर प्रोप्राइटरी मेडिसिनल प्रोडक्ट है। सच प्रिपरेशन मस्ट बी यूज इमीडिएटली विद इन 3 hours। Large volume single dose containers may not contain added antimicrobial preservative. Special care in storage of such products after opening, especially TPN, good media for microbes। तो बेसिकली जो ICH है या CPMP गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जो सिंगल डोज कंटेनर्स आप लोगों ने बनाने हैं विदाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो ओपन होने के विद इन 3 hours के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपने ओपन किया है 3 hours के अंदर इसको यूज़ नहीं किया तो बस फिर उसको आप ज़ाया कर दें, अदरवाइज़ वो कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है। लार्ज वॉल्यूम जो पैरेंटल्स हैं लेकिन सिंगल डोज हैं, उसके अंदर भी जो ड्रिप्स है, अगर सिंगल डोज ड्रिप है आपके पास तो उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे TPN का जिक्र आया, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, हम क्लास में थोड़ी सी इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। TPN जो हमारे पास होता है इसके अंदर हम लोग पेशेंट को ये डिलीवर करते हैं, ऐसे पेशेंट को जो बेड रिडन होते हैं या जो कोमा के अंदर होते हैं या जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, उनको फिर थ्रू TPN इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऐड किया जाता है। ये TPN जो बॉडी के अंदर ऐड किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में, इनको ये क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे और मीडियाज होते हैं, तो ये बेस्ट मीडियम होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इनके लिए स्पेशल केयर रखनी चाहिए कि आप इनको बचाएं माइक्रोब से, और ऐसे इन्वायरमेंट प्रिपेयर करें जो स्टीराइल हो, और जब इसको एक दफ़ा ओपन किया जाए तो साथ ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, रादर इसको ओपन करके रखा जाए। ये थे आपके एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ बफर्स जो हैं वो भी हम लोग ऐड करते हैं। एक और जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट है वो बफर्स हैं। लो बफरिंग कैपेसिटी सो दैट नॉट डिस्टर्ब द फिजियोलॉजिकल बफरिंग कैपेसिटी, सिट्रेट्स, एसीटेट्स और फॉस्फेट्स। जितने भी सिट्रेट्स हैं, जितने भी एसीटेट्स हैं और जितने भी फॉस्फेट्स हैं, ये सारे के सारे बफर्स होते हैं। बफर्स हम लोग ऐड करते हैं अपनी प्रेपरेशन के अंदर कि उसकी पीएच अल्टर ना हो। पीएच हम लोग की ख़ास पीएच के ऊपर अपनी प्रेपरेशन बनाते हैं। अगर उस ख़ास पीएच पे प्रेपरेशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी तो वो कम से कम इरिटेशन कॉज करेगी। अगर उसकी पीएच या टॉनिसिटी जो है वो बदल जाती है, पहले पीएच चेंज होती है फिर टॉनिसिटी चेंज होती है,
या पहले टॉनिसिटी चेंज होती है फिर पीएच भी चेंज होती है, ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें। तो अगर ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फॉर्मुलेशन जो है फिर वो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, वो बॉडी के अंदर इरिटेशन कॉज कर सकती है। तो इसलिए लो कंसनट्रेशन में लो बफरिंग कैपेसिटी वाले बफर्स जो हैं जिसमें सिट्रेट हैं, एसीटेट्स हैं और फॉस्फेट्स हैं वो हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग ऐड करते हैं अपने प्रेपरेशन के अंदर। इन एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर सोडियम सल्फाइड है, सल्फ्यूरस एसिड सॉल्ट्स हैं, ये कॉमनली यूज़ करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड और सल्फ्यूरस एसिड, इनको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा EDTA इथाइल डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बाय चिलेटिंग मेटालिक आयंस दैट वुड अदरवाइज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सम टाइम EDTA, बेसिकली तो EDTA जो है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन इसको एक्चुअली ऑक्सीडेंट के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलके चिलेट्स बना देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करवा देते हैं, उनके साथ ये मिलके चिलेट बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रहता है प्रिपरेशन के अंदर लॉन्ग टाइम इफेक्ट देने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास और चीज़ें हैं जिसमें टॉनिसिटी एजेंट्स हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टॉनिसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आइसोटोनिक नहीं होगा तो फिर वो इरिटेशन कॉज करेगा, और इरिटेशन से ज़्यादा वो इंसुलिनेशन कॉज कर सकता है, वो ब्रस्टिंग ऑफ द सेल कॉज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो हाइपर है या हाइपो है कंसंट्रेशन में। सो इसके लिए मोनो या डाइसेक्राइड्स जो हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं। मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड्स ये हम लोग यूज़ करते हैं इसकी टॉनिसिटी को मॉडिफाई करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि सोडियम क्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं 0.9% बोरिक एसिड का मैंने आपको बताया था, और जो ग्लूकोज है 5% वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रेपरेशंस के अंदर। इसके अलावा पहले जिक्र हुआ था क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का और लाया प्रोटेक्टेंट्स का। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और लाया प्रोटेक्टेंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फ्रीजिंग और ड्राइंग से आपके प्रोडक्ट को बचाते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये फ्रीजिंग से बचाते हैं। अगर आपने अपना प्रोडक्ट जो है, आमतौर पे हम लोग फ्रिज में तो नहीं रखते उसको, लेकिन जिस जगह पे प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 से कम है और कोई एक्सपोजर आ गया है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग यूज़ से पहले एक्सपोजर आ गया ऐसा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज होने की तरफ जा रहा है, तो फ्रीजिंग तो प्रोडक्ट को ख़राब कर देती है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट को फ्रीज होने से बचाते हैं वो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कहलाते हैं। फिर दूसरा लाया प्रोटेक्टेंट्स है। मैंने आपको बताया था कि पारेंटल के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर, कि पारेंटल में सबसे जो एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है वो लायोफिलाइजेशन होता है। और लायोफिलाइजेशन में आपको पता है इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग या ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट को, अगर आप जो प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे तो देयर आर चांसेस कि उसके अंदर से लिक्विड जब निकलेगा तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाए। तो उस डीनेचुरेशन से बचने के लिए हम लोग फिर लाया प्रोटेक्टेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, और ये लाया प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये फिर आपके प्रोडक्ट को ड्राइंग में डीनेचर होने से बचाते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर सुक्रोज जो है, या ट्राईहेलोज सुक्रोज, अमाइनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन है, लाइसिन है, पॉलीमर्स जिसमें लिक्विड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, डेक्स्ट्रैन है, पॉली अल्कोहल में मैनिटोल है, सॉर्बिटोल है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको क्रायो प्रोटेक्टेंट और लाया प्रोटेक्टेंट इफेक्ट्स देते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये जो एक्सिपिएंट्स ट्रीट, हाँ जी, यहाँ तक हमारे पास जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर।